तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी एसे सीरीज। और इस एसे सीरीज में हम कुछ ऐसे एसे लेने वाले हैं। इनफैक्ट जैसा मैंने इससे पहले भी बताया है कि शुरुआत में जो मैं 15-20 एसे आपको बताऊंगा, उस एसे में मैं आपको कुछ सीक्रेट्स बताने वाला हूं कि किस तरह, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसे होते हैं। जैसे आज का जो टॉपिक हमने लिया है, इसे हम करंट अफेयर्स के साथ जोड़ सकते हैं। ये एक ऐसा ऐसे है जो साइंस से ओरिएंटेड ऐसे है, और साथ ही साथ आप इन ऐसे को, बिकॉज देखो ऐसे का हमेशा एक जोन होता है। जैसे वो साइंस से प्रभावित ऐसे होगा, करंट अफेयर से प्रभावित ऐसे होगा, जियो पॉलिटिकल सिनेरियो से प्रभावित ऐसे होगा। ये सारे सिनेरियोज रहेंगे, लेकिन फिर इसको लिखना कैसे है, कैसे एक साइंटिफिक ऐसे का या साइंस बेस्ड ऐसे का अदर डायमेंशंस भी आपको एक्सप्लोर करना है, उसके बारे में हम बताएंगे। ऑब्वियसली जो हमारा तरीका रहा है ऐसे का, वो मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं उन छात्रों के लिए जिन्हें याद नहीं है या जो पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे मुझे देख रहे हैं। पहला जो सबसे पहला तरीका होता है वो होता है स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे का। तो मैं हमेशा स्ट्रक्चर बताता हूं ऐसे का, ढांचा बताता हूं। ये ढांचा वो चीज है जिसे आपको किताब में लिखनी है, कॉपी में लिखनी है। ये ढांचा वो चीज है जिसे आपको याद करना है, बिकॉज इसी स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर, एक ढांचे के ऊपर आप सुपर स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर आपने घर का ढांचा बनाया है, घर के इंटीरियर में बदलाव कर सकते हैं। इसलिए ये ढांचा बहुत जरूरी है। ये स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो गया तो आप उस ऐसे के साथ मैनूवरिंग कर सकते हैं। दूसरा, स्ट्रक्चर के बाद आता है सिनॉप्सिस। और सिनॉप्सिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन में। ऐसे लिखने से पहले, ठीक लिखने के 2 मिनट 1 मिनट पहले आप सिनॉप्सिस लिखोगे, और इस सिनॉप्सिस में इस ढांचे के बारे में, ये जो ढांचा दिया हुआ है वो, चूंकि ढांचा थोड़ा सा डिटेल्ड होता है, सिनॉप्सिस उससे छोटा होता है। सिनॉप्सिस केवल आपको डायरेक्शन देता है। आपने एक स्ट्रक्चर, एक मैप बना दिया है, और उसी मैप से, उसी रास्ते से आप अपने ऐसे को लेकर के जाओगे। इसके बाद तीसरे स्तर पे हम आते हैं और अपना फाइनल ऐसे बेसिकली करते हैं। तो आज का जो ऐसे है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो यहां पे शुरुआत करने से पहले मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं। देखो, बहुत सिंपल सा रूल है। जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, आप खाना देते हो, आप खाने के साथ यूजुअली ऐसा होता है कि जब भी कोई खाना देते हो उसमें मीठा जरूर रखते हो, बिकॉज मीठा बेसिकली स्वागत का, मीठा बेसिकली पर्सनालिटी का, और मीठा बेसिकली हमारे कम्युनिकेशन में काफी इंपॉर्टेंट होता है। मीठा यहां कहने का मतलब क्या है? मीठा कहने का मतलब है कि जब आप कोई टॉपिक उठाते हो तो उसके पॉजिटिव पक्ष भी हो सकते हैं, उसके निगेटिव पक्ष भी हो सकते हैं। और पॉजिटिविटी जो है, इवन बहुत निगेटिव टॉपिक भी है। मैं एग्जांपल दूंगा जब हम आएंगे प्रोवर्बियल ऐसे में। ऐसे ऐसे जो आपको सुनने में बड़े कटाक्षपूर्ण लगते हैं कि निगेटिव है, उनका एक पॉजिटिव पक्ष भी होता है। और हमें एज अ स्टूडेंट, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एक पॉजिटिव पक्ष को एम्फसाइज करना है। और इसीलिए जब ये टॉपिक आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फ्यूचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, आपके दिमाग में आता है वही सारी बातें जो अक्सर हम लोग सुनते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा और ह्यूमन के जो स्किल्स है, ह्यूमन के जो जॉब्स है, उनका एम्प्लॉयमेंट है, वो छीन लेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। वो ये बड़ा निगेटिव कनोटेशन है। इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे एम्प्लॉयमेंट स्किल को बढ़ा भी सकता है। कैसे बढ़ा सकता है, यही तो इस ऐसे में लिखना है, इसी को तो हम एक्सप्लोर करेंगे। सो जब हम शुरू करते हैं, एक एक करके हम लोग पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर से आपको लगभग क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बात करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें, हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, और फिर हम बात करेंगे, बिकॉज हमेशा इंट्रोडक्शन में केवल हमें टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना होता है, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन लाइफ एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब केवल एक क्षेत्र की चीज नहीं रहेगी, डे टू डे लाइफ में भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहे अनचाहे यूज करते हैं। जब भी आप गूगल सर्च करते हैं तो गूगल सर्च में जो सजेशंस आता है, एआई की मदद से आ रहा है। कई बार हमें पता नहीं होता है, लेकिन हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज जरूर कर रहे हैं। अब सारे डायमेंशन तुरंत, बिकॉज ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में हम पूरा ऐसे तरह नहीं लिख रहे, स्ट्रक्चर केवल याद करने के लिए। इसलिए आप देखोगे मैंने कीवर्ड्स डाले। ये कीवर्ड्स, स्ट्रक्चर के कीवर्ड्स ही आपको मदद करेंगे प्रिपेयर करने के लिए से। सो कीवर्ड्स का हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट थोड़ा बात करेंगे, इसमें भी हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नया है, लेकिन ये अचानक से नहीं आया। पहले तो हम देखेंगे मशीन आए, इंडस्ट्रियलाइजेशन आए, फिर मशीन
थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होने लगा, फिर कंप्यूटर्स आए, और फिर कंप्यूटर्स में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता। तो ये बड़ा सीक्वेंस में रहा है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहां डालेंगे, फ्रॉम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टू इंफॉर्मेशन एज, इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स इंपैक्ट ऑन जॉब। तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में केवल इसी की बात करनी है, याद रखना है। फिर हम आते हैं प्रेजेंट सिनेरियो में, तुरंत आ जाएंगे, बिकॉज देखो यहां कॉन्ट्रास्टिंग, जब भी साइंस के ऐसे आप लोग देखो, जब भी ऐसे ऐसे हों जो कि सोशियोलॉजी के बेस्ड हो, या ऐसे ऐसे हों जो बेसिकली हम कहें ज्यादातर सब्जेक्टिव नेचर में आते हैं, उनको अप्रोच करने का तरीका अलग होता है। यहां पे साइंस बेस्ड ऐसे को हम यूज कर रहे हैं, और साइंस टेस्ट वैसे में कॉन्ट्रास्टिंग विरोधाभासी बातों को अगर आप आमने सामने रखोगे ना, तो चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आती हैं। और इसीलिए यहां पे जैसे ही हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करें, अब हम तुरंत प्रेजेंट सिनारियो में आ जाएंगे। एआई इन इंडिया करंट एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम, इसकी अभी मैं जानकारी आपको दूंगा। मुझे पता है कि बहुत लोगों को इसकी पूरी जानकारी भी नहीं प्राप्त होगी, इसलिए मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन यहां दिया हुआ है। और आज के इस पर्टिकुलर ऐसे में मैं एक एडिशनल काम भी कर रहा हूं, वो क्या है वो अभी हम तुरंत आगे बताएंगे। ऑटोमेशन क्या होता है? ऑटोमेशन जैसे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कारा के बारे में, तो जब भी आप देखते हो बड़ी बड़ी गाड़ियां बनती हैं, तो वो एक ऑटोमेटेड हैंड से बनती है, और वो ये ऑटोमेटेड हैंड, रोबोटिक हैंड जो है वो काम करते हैं। उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब यूज होने लगा है। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग एंड स्किल शिफ्ट, क्या है ये सब अभी हम बात करेंगे। और लेकिन ये ऐसी बातें हैं जो प्रेजेंट सिनेरियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेलेवेंस को बताती है। नेक्स्ट, कौन कौन से सेक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज जॉब की बात हो रही है, तो किन किन सेक्टर में ये जॉब प्रभावित करने वाले हैं। सो सेक्टर अफेक्टेड कौन है? मैन्युफैक्चरिंग में जरूर करेंगे, मशीन्स के थ्रू करेंगे, मशीन ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगी। एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, आईटी दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंस। इनफैक्ट इसमें से एक सेक्टर जो फाइनेंस का सेक्टर है, इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज बहुत ज्यादा देख भी रहे हैं। अभी आगे मैं इसकी चर्चा करूंगा, लेकिन ये सारे सेक्टर जरूर आपको याद रखने। जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आएगी, और मैं यहां कह रहा हूं इस सेक्शन को रट जाओ, अगर ये रटा हुआ है सिनॉप्सिस आसानी से बनेगा, और ऐसे में आपके जो पॉइंट्स है, आपको जो लिखने के लिए कंटेंट चाहिए, वो कभी कम नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, चैलेंजेस क्या है? जॉब डिस्प्लेसमेंट, अभी जो डर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके कि भैया ये मैन्युफैक्चरिंग में आएगा और जॉब, मैन्युफैक्चरिंग में जो लोग काम कर रहे हैं उनका जॉब ले लेगा। एग्रीकल्चर में आएगा, और एग्रीकल्चर में जो स्किल चाहिए उससे ज्यादा स्किल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास है, डिस्प्लेस कर देगा, स्किल गैप क्रिएट कर देगा। हेल्थ केयर में आएगा, और हेल्थ केयर में आने के बाद अगेन जो हेल्थ केयर एनालिसिस है, जो हेल्थ केयर एनालिटिक है, इनके जॉब को ले सकता है। तो साथ ही साथ एक डर है डिजिटल डिवाइड का भी, कि कुछ लोग हैव्स एंड हैव नॉट के तरफ, उनके पास जानकारी होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कुछ के पास नहीं होगी। इंफॉर्मेशनल वर्कफोर्स वनरेबिलिटी भी यहां पे देखने को मिलती है। अपॉर्चुनिटीज अगर हम बात करें, हमेशा याद रखना जब भी इस तरह के कोई टॉपिक आए जिसमें चैलेंज ह्यूमन सिविलाइजेशन के सामने हो, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चैलेंज की तरह दिख रहा है कुछ लोगों के द्वारा, तो वहां पे आपको चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों दिखनी है। हमेशा अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना है, मैंने आपको बताया है मिठाई पे फोकस करना है, मुंह मीठा रखना है। वैसे ही जब ऐसे आप लिखते हैं, तो ऐसे का जो ओवरऑल भाव होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। न्यू जॉब क्रिएशन हो सकता है, प्रोडक्टिविटी गेन होगा, ज्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल स्टार्टअप, एआई गवर्नेंस एंड इंक्लूसिव इनोवेशन। ये सारी बातें, और इन सब बातों को थोड़ा थोड़ा तो आप समझ ही रहे हो, अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। एआई गवर्नेंस मतलब गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं। इवन मॉब मैनेजमेंट, जैसे कई बार आप सुनने को आता है, साउथ में भी अभी आया, जब क्रिकेट टीम बेसिकली मैच जीत के गई अभी आईपीएल का, आपने देखा था कि क्राउड मैनेजमेंट नहीं हो पाया, लोगों का डेथ हो गया। अभी साउथ के एक बहुत बड़े एक्टर हैं जो कि पॉलिटिशियन बने हैं, उनके बेसिकली रैली में भी इसी तरह से बेसिकली लोगों, तो ये क्राउड मैनेजमेंट क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किया जा सकता है। इनफैक्ट ये अभी पढ़ाया भी जाता है, जब आप एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने के लिए जाओगे आप देखोगे कि वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज गवर्नेंस में, स्पेशली क्राउड मैनेजमेंट में कैसे किया जाता है, ये बताया जाता है। इसकी चर्चा करेंगे। डिजिटल स्टार्टअप्स,
कई तरह के डिजिटल स्टार्टअप्स हो गए, ऐप फॉर्मेशन करते हैं। इनफैक्ट कई बार इंडिया को क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि इंडिया में ज्यादातर जो स्टार्टअप्स है वो डिजिटल स्टार्टअप्स है। तो हम इसकी भी बात करेंगे, लेकिन ये सब अपॉर्चुनिटीज विंडो प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव को देख ले तो यहाँ पे दो तीन बातें, ज्यादा गवर्नमेंट इनिशिएटिव में आपको डिटेल में नहीं जाना, बस आपको नाम जानना है, और अगर आपको ये पता है किस साल में शुरुआत हो रही है या क्या इनके मेन पॉइंट्स है, बस काम आपका बन जाएगा। नेशनल एआई मिशन, नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन क्या है, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, नीति आयोग एआई स्ट्रैटेजी, ये तीन चार बातें अगर आपको जानी है, स्पेशली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है नीति आयोग की एआई स्ट्रैटेजी क्या है, क्या गाइडलाइंस नीति आयोग ने दे रखा है एआई को लेकर के। ग्लोबल लेसन्स भी, बिकॉज ऑब्वियसली जब भी इस तरह के ऐसे आप कवर करोगे, यहाँ पे ग्लोबल सिनेरियो को आपको देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो लर्निंग फ्रॉम एआई एडेप्टेशन इन डेवलप्ड कंट्री, जैसे यूएस में और चाइना में एआई कैसे आगे बढ़ रहा है, देख रहे हैं। यूएस चाइना में वर्चुअली एक वॉर, या इसको हम एक हेल्दी कंपटीशन भी कह सकते हैं, अगर वॉर कुड बी अ नेगेटिव टर्म, एक हेल्दी कंपटीशन है टुवर्ड्स एआई कि हम एआई को कैसे और होन कर सकते हैं। तो ग्लोबल लेसन्स में यहां कहीं दिख रहा है कि इंडिया पीछे है, लेकिन हम अभी नीति आयोग की बात करेंगे। नीति आयोग ने कहा है कि इंडिया पीछे नहीं है, इंडिया थोड़ा शांत है, लेकिन अपने तरह से काम कर रहा है। हम इसकी भी बात करेंगे। एथिकल और सोशल डायमेंशन की बात करें तो ह्यूमन डिग्निटी, कई बार ऐसा लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा सर्वपर्वेसिव हो सकता है, कई बार आपके जो प्राइवेसी है उसका हनन कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो प्राइवेसी, एल्गोरिदम ब्यास। सो कई बार जब आप पढ़ेंगे कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेसिकली फीड किया जाता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लर्निंग चलती है, और उस लर्निंग में ये कई बार एल्गोरिथमिक बायसेस को अपने साथ लेते हैं। मतलब क्या कि अगर आपने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर डेटा एंट्री की वो डेटा गलत है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसी तरह से बेसिकली काम करेगा। इक्विटेबल एसेस का भी एक बड़ा बड़ा क्वेश्चन है कि भैया ये क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी के यूज का रहेगा। बिकॉज अब जैसे एक एग्जांपल ले लेकिन अगर आप कोई जीपीटी यूज करते हो तो कई ऐसे होते हैं उनके प्रो वर्जन जो होते हैं वो काफी कॉस्टली होते हैं, तो जो हैव्स है, जो जो पे कर सकते हैं वो तो बेहतर एसेस कर पा रहे हैं, लेकिन जो पे नहीं कर पाते वो बेहतर एसेस नहीं कर पाते हैं। वे फॉरवर्ड की बात तो करनी है। वे फॉरवर्ड में रीस्किलिंग, कैसे हम अपने आप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ और अच्छा रीस्किल कर सकते हैं। एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। पॉलिसी ऐसे बनाए जाए जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज बेहतर तरीके से किया जाए, और ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन को इग्नोर न किया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमारे अगेंस्ट नहीं बल्कि हमारे साथ देखा जाए। ये आपका ओवरऑल कंक्लूजन थीम होना चाहिए। कंक्लूजन की बात करें तो एआई एज अ टूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट रिप्लेसमेंट। ये थीम याद रखना हमेशा, जब भी इस तरह के ऐसे पूछे जाए जहां थोड़ा सा नेगेटिव कनोटेशन निकल के आ रहा है, आपको लग रहा है कि ऐसे इस लाइन में जा रहा है कि ये ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा या ह्यूमन को कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको सिल्वर लाइनिंग देखनी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सिल्वर लाइनिंग, बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी विथ ह्यूमैनिटी। तो किस तरह से आप टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी, इसका जो बेसिकली एक ड्युअलिटी है, इसको बैलेंस कर सकते हो। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है। आई वुड लाइक कि आप लोग ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर याद कर ले, लिख ले अपने कॉपी में, और अगर ये स्ट्रक्चर आपने याद कर लिया है, बिलीव इट कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इससे रिलेटेड कोई भी ऐसे आएगा, और जैसा मुझे ये हाईली प्रोबेबल ऐसे लग रहा है, ये ऐसा ऐसे लग रहा है जो इस बार के एग्जाम में आने की अधिक संभावना है, बिकॉज कई कारणों से एआई अभी न्यूज में रहा है। सो दैट्स व्हाई बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ ऐसे। नाउ अब हम आते हैं सिनॉप्सिस पे। मैंने बताया था कि भाई जो स्ट्रक्चर है वो आपके घर के लिए, स्ट्रक्चर वो हिस्सा है जो आप लिखते हो अपने घर में, अपने कॉपी में, उसे याद करते हो। और जैसा मैंने बताया स्ट्रक्चर ढांचा है, तो इस ढांचे जब आप एआई का याद कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि ये केवल एआई पे ही यूज आएगा, इसी स्ट्रक्चर में थोड़ा बदल फेल बदल करके आप दूसरे साइंटिफिक एसेस को भी इससे कवर कर सकते हो। लेकिन अब सिनॉप्सिस लिखते हैं। सिनॉप्सिस एग्जामिनेशन से ठीक पहले लिखेंगे, पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने स्ट्रक्चर पॉइंट वाइज बताया था तो मैं यहां पे इसे थोड़ा पैराग्राफ में बताता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रेवोल्यूशनाइजिंग द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ये तो बात सही है, वरना ये ऐसे आता ही नहीं। अगेन रीशेपिंग बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, हमेशा दोनों चीज बैलेंस करके चलना, अपॉर्चुनिटीज भी है, चैलेंज भी है। व्हाइल ऑटोमेशन थ्रेटन्स ट्रेडिशनल जॉब, एआई साइमल्टेनियसली क्रिएट अ न्यू रोल इन डेटा एनालिसिस, रोबोटिक्स एंड इनोवेशन। ध्यान रखना कि
ऑब्वियसली ऑटोमेशन से ऐसा लग रहा है कि ऑटोमेशन, जैसे एक समय जब कंप्यूटर आया था तो ऐसा लगता था कि कंप्यूटर जो है सारा जॉब रिप्लेस कर देगा। बैंक में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ, रेलवे में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ और ऐसा लगा कि अब लोग काम नहीं करेंगे, लोग बेरोजगार बैठेंगे। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं, लोगों ने अपने स्किल को बढ़ाया और इनफैक्ट कंप्यूटर ने नए जॉब क्रिएट करे, पूरा का पूरा आईटी सेक्टर क्रिएट हो गया जो आज भी बहुत ज्यादा फल फूल रहा है। ठीक वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी चैलेंज तो क्रिएट करता, बट चैलेंज केवल यही है कि क्या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जा पा रहे हैं। और अगर आपने स्किल सीख लिया तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द की लाई इन हार्नेसिंग एआई पोटेंशियल थ्रू रीस्किलिंग, इंक्लूसिव डिजिटल पॉलिसी एंड एथिकल गवर्नेंस। ये सारे कीवर्ड हैं भाई, ये कीवर्ड मैंने स्ट्रक्चर में भी यूज किए थे, यहां भी यूज कर रहा हूं। डिजिटल पॉलिसीज क्या है, इथिकल गवर्नेंस क्या है, और रीस्किलिंग क्या होता है। रीस्किलिंग का मतलब जो स्किल अभी आपके पास है उससे थोड़ा सा बेहतर स्किल आप ले आओ। जो स्किल आपके पास है, जो ट्रेडिशनल स्किल है, उसे मॉडर्न स्किल, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्किल के साथ जोड़ दो। ठीक है। India's demographic dividend can become an AI dividend, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसलिए मैंने ये सारे कीवर्ड और टर्म, AI डिविडेंड, ये याद रखना। AI डिविडेंड क्या है कि अगर हम अपने पॉपुलेशन डिविडेंड को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ डाल दें तो ये मैग्नीफाइंग इफेक्ट, मल्टीप्लाइंग इफेक्ट लेकर के आएगा। इफ टेक्नोलॉजी कॉम्प्लीमेंट्स रादर देन रिप्लेसेस ह्यूमन कैपेबिलिटी, द फ्यूचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बिलोंग टू दोज हु अडैप्ट, नॉट टू दोज हु रेसिस्ट। ये हमेशा से रहा, ये सिंपल लाइन है, इस लाइन को थीम बांध करके चलना है। इस लाइन को एज अ कोटेशन भी आप यूज कर सकते हो कि जो फ्यूचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट है हमारा मेन टॉपिक है, जो कीवर्ड एम्प्लॉयमेंट है, तो एम्प्लॉयमेंट जो है उनके लिए काम करेगा जो अडेप्ट करते हैं, ना कि वो जो रेसिस्ट करते हैं, जो डरते हैं। तो ये हमारा बेसिकली जो सेकंड पार्ट था, सिनॉप्सिस था। अगेन मैं चाहूंगा इस स्टेज पे जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं और यहां तक पहुंचे हैं, मैं मान रहा हूं कि आप सीरियसली ऐसे को अप्रोच कर रहे हैं। और जब सीरियस अप्रोच के साथ चल रहे हैं तो मैं आपको दो बातें और बताता हूं। पहली बात है ये कि पहले आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है। मैं चाहूंगा कि ऐसे में आगे बढ़ने से पहले स्ट्रक्चर को अभी आप कॉपी में लिख लें, उतार लें, जैसे मैंने बताया, पॉज करें, स्क्रॉल करें और उतार लें। दूसरा, आप सिनॉप्सिस को देखें, और सिनॉप्सिस मैंने स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द ही रखा है। इसके बाद हम आते हैं और अभी हम ऐसे बताएंगे, क्योंकि ये साइंस बेस्ड ऐसे है, ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे पॉइंट आएंगे। और जब मैं पैराग्राफ में लिख रहा था तो उस पॉइंट को मैं हाईलाइट नहीं कर पा रहा था, इसलिए अब मैं इस ऐसे को दो भाग में बांटता हूं। पहला कि मैं इस ऐसे का डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी आपको दूंगा पॉइंट वाइज, और उसके बाद सबसे नीचे में एक रीडअप रहेगा। रीडअप का मतलब क्या कि ये 1000-1200 वर्ड का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक रीडअप है जिसमें मैंने इस टॉपिक को डील करा। मैं चाहूंगा कि अभी जो मैं ऐसे आपको बताऊंगा और उसके बाद जो रीडअप है, रीडअप आपको खुद करना, वो रीडअप आपके लिए पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, अभिषेक अभय चैनल पे आपको वो मिल जाएगा। तो ये रीडअप और फिर जो अभी मैं डिटेल्ड ऐसे पॉइंट वाइज करवाऊंगा, अगर ये आपने कर लिया तो ये केवल टॉपिक नहीं बल्कि इस टॉपिक से इर्द गिर्द भी कई सारी चीजें आपको तैयार हो जाएंगी। याद रखना है कि ऐसे में टॉपिक तैयार नहीं करते, ऐसे में सेक्शन तैयार करते, और अभी मैं साइंस सेक्शन को डील कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब हमारा ऐसे आया, और ये जो कंप्लीट ऐसे है, अगेन हम एक कोटेशन के साथ शुरू कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इज अ यूजफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। इसका इसी का कई तरह का अनुवाद आपने, कई राइटर्स, इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर ये जिसको हम कह सकते सब्जेक्टिव ऐसे रहता तो मैं ये दिनकर की कई सारी कविताएं लिख सकता कि जिसमें उन्होंने बात करी है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी जो है, साइंस जो है, हमारा सर्वेंट भी है और हमारा मास्टर भी है। बट अगर इसे हम सही से यूज करें तो ये हमारा सर्वेंट है, और अगर हम इसे सही से यूज ना कर पाए, मिसयूज करें, तो ये हमारा मास्टर बन जाता है। ये किनके द्वारा कहा गया था? क्रिश्चियन लुइस लैंग। नाउ अगर ये नाम नहीं भी याद है तो भी आप कोटेशन यूज कर सकते हैं, नाम डालने से थोड़ी कोटेशन की वैलिडिटी बढ़ जाती है। तो देखो शुरुआत में ही मैंने कोटेशन लिख दिया। साइंस के आर्टिकल्स में याद वैसे आर्टिकल जो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, जैसे अभी लास्ट ईयर आपसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड आर्टिकल पूछा गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर जो है आपका ऐसे था, तो यहां पे अगर आप कोटेशन से शुरू करते हो इंपैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश करना कि साइंस बेस्ड आर्टिकल या वैसे आर्टिकल जो ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो, शुरुआत करें हम कोटेशन से। अब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, और देखना जो बातें मैंने स्ट्रक्चर में और सिनॉप्सिस में की, इंट्रोडक्शन में कैसे झलक रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
इज द साइंस ऑफ क्रिएटिंग मशीन कैपेबल ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर। बस ये डेफिनेशन दे दिया मैंने, सिंपल डेफिनेशन, कोई डेफिनेशन बहुत हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन गूगल से गूगल आउट नहीं करना आपको, सिंपल डेफिनेशन दे देना है। Has emerged as a driving force for the 21st century from self-driving car to predictive healthcare। ना केवल सेल्फ ड्राइविंग कार है, टेस्ला के कार ही केवल हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेडिक्टिव हेल्थ केयर भी। प्रेडिक्टिव हेल्थ केयर का मतलब क्या, कि वो आपके डेटा को एनालाइज करके बता सकते हैं प्रोबेबिलिटी कि आपको ये बीमारी होने की संभावना है। आपका अगर मान लो उन्होंने लिपिड प्रोफाइल देख रखा है, आपका लिवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी केएफटी देख रखा है, इसे बता सकते हैं कि आपके डायबिटीज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या क्या आप में सुधार चाहिए। तो ये इसको कहते हैं प्रिडिक्टिव हेल्थ केयर। प्रिडिक्टिव हेल्थ केयर का मतलब क्या, कि प्रिडिक्ट किया जा सकता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे ज्यादा बेहतरी से प्रिडिक्ट कर सकता है। फ्रॉम chatbots to facial recognition, AI is reshaping every aspect of daily life. In the Indian context, where over 50% of the population is below 30 years of age, the rise of AI present both a golden opportunity and a serious challenge। अब चूंकि इंट्रोडक्शन में हमें दोनों बात करनी है, बाद में बताना है, जैसा मैंने बताया बाद में बताना है कि हम कैसे इसे बहुत पॉजिटिव तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप यू सेट द टोन ऑफ द एसे, तो ये सीरियस चैलेंज भी है और हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है। विल एआई क्रिएट मोर जॉब देन इट डिस्ट्रॉयड और विल इट डीपेंस अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी। अब देखो ये बहुत, यहां देखो क्वेश्चन मार्क के साथ मैंने शुरू किया, मतलब क्या, इंट्रोडक्शन में मैंने एक ऐसा टोन सेट कर दिया है, मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया है अंतिम लाइन के थ्रू कि भाई हम आगे बॉडी में क्या डिस्कस करने वाले। ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये जो क्वेश्चन है, दैट इज सेटिंग अप द टोन। और इस तरीके से स्पेशली जो फैक्ट बेस्ड ऐसे हैं, जो साइंस बेस्ड ऐसे हैं, जो ज्योग्राफी बेस्ड ऐसे हैं, इसे आप कैटर कर सकते हो। एक बढ़िया क्वेश्चन जो आपको बताएगा कि आप आगे क्या आंसर करने वाले हो। नो, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपैक्टफुल। अब हम आते हैं और बढ़ते हैं अपने बॉडी की तरफ। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करें तो मशीन्स टू माइंड। अभी हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में मैंने बताया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कैसे हम आईटी रेवोल्यूशन तक आए थे, इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग फैला करके यहां लिख रहे हैं। एवरी इंडस्ट्रीज एरा बॉट अ टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन, पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है। और जो मैनुअल लेबर के से हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा है, आप लोगों ने कई तरह के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, मैनुअल लेबर से तुरंत मशीन आ जाती है, स्टीम इंजन बनता है और स्टीम इंजन के बाद एरा ऑफ मैकेनाइजेशन आता है। नेक्स्ट द सेकंड ब्रॉट इलेक्ट्रिसिटी एंड मास प्रोडक्शन, और सेकंड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोड्यूस होता है। अब स्टीम इंजन की जरूरत नहीं, कोयले की डायरेक्ट जरूरत नहीं होती है, इनडायरेक्ट जरूरत होती है थ्रू प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड द थर्ड इंट्रोड्यूस कंप्यूटर्स एंड ऑटोमेशन। और अब है चौथा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ड्रिवन बाय एआई, robotics and data seek not just to assist human but to replicate aspects of human intelligence। तो केवल हमें अब मदद नहीं, इससे पहले जितने भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुए थे वो हमारी मदद के लिए थे, हमें असिस्ट करते थे, लेकिन अब जो है ये हमें रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम जो काम करते, सोचने का काम, डिसीजन ले, फैक्ट्री में मशीन काम करती थी, मशीन कितनी गति से काम करेगी, कितनी तेजी से काम करेगी, मशीन का आरपीएम राउंड्स पर मिनट क्या होगा, ये हम इंसान डिसाइड करते थे, लेकिन अब मशीन इसे खुद डिसाइड कर सकती है। तो हम और बेहतर चीजों के तरफ सोचने के लिए बेसिकली हमारे पास फ्री टाइम रहता है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस को के डिफरेंट एक्सपेक्ट को रेप्लिकेट करती है। वाइल पास्ट रेवोल्यूशंस रिप्लेस फिजिकल लेबर, इससे पहले जितने भी रेवोल्यूशन थे वो फिजिकल लेबर को रिप्लेस करते थे। तो भैया फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मैनुअल से मशीन के तरफ आए, सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कोयले वाला जो मैनुअल काम था वो इलेक्ट्रिसिटी की तरफ आ गया, तीसरे रेवोल्यूशन में डेटा को एनालाइज करने की जो बात थी जो कंप्यूटर्स करने लगा, अब इंसान डेटा एनालाइज नहीं करते थे, वैसा ही फोर्थ रेवोल्यूशन आया। और फोर्थ रेवोल्यूशन जो है वो बेसिकली हमारे कॉग्निशन को, हमारी थिंकिंग कैपेसिटी को और ज्यादा इनहांस करता है। व्हाइल पास्ट रेवोल्यूशन रिप्लेसेस फिजिकल लेबर, एआई हैज बिगन टू चैलेंज कॉग्निटिव लेबर लीडिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन इन स्किल रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडर्न वर्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये लाइन याद रख लो, ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रेजेंट सिनेरियो। जैसे देखो जिस तरह से हमने स्ट्रक्चर में बात की थी, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट
और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के बाद तुरंत प्रेजेंट सिनारियो पे आते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग लाइंस हम लोग यहाँ पे लेकर के आते हैं। तो प्रेजेंट सिनारियो में इंडिया इज वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, इट इज नॉट फिफ्थ लार्जेस्ट, इट इज fourth largest economy. So India is world fourth largest economy, but with a workforce where 80% is engaged in informal sector and about 45% in agriculture. The adoption of AI driven automation will have uneven effect. ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना है कि इंडिया पूरी तरह मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं। हम कोशिश किया, मेक इन इंडिया किया, स्टार्टअप इंडिया किया, और इसके थ्रू हमने मैन्युफैक्चरिंग को बहुत मदद करी है, लेकिन अभी भी मैन्युफैक्चरिंग में कई सारे लूपहोल्स बाकी है। सो हम क्या देखते हैं कि इंडिया में अभी भी 45% से ज्यादा, ये 45% मैंने डिफरेंट डेटा डाले हैं, ठीक है। अगर टेक्निकली देखें तो हम देखेंगे कि 70-75% लोग एग्रीकल्चर में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, लेकिन अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो इट इज 45% इन दी एग्रीकल्चर। और यहीं पे एआई ड्रिवन ऑटोमेशन जो है ये कुछ क्षेत्र में ज्यादा मदद कर पाएगा, कुछ, इसलिए इसको अनइवन कह रहे हैं। अनइवन का मतलब क्या कि बिल्कुल बराबर नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, एआई कुड ऐड $1 ट्रिलियन टू इंडियाज इकोनॉमी बाय 2035। इसको तो रट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और लिखने का तरीका भी यही है। मैंने कई बार कहा है, जब भी ऐसे लिखते हो तो आपको सोर्स देना बहुत जरूरी है। यहां पे मैंने डाल रखा है नीति आयोग के द्वारा, उनके अकॉर्डिंग AI could add $1 trillion to India's economy by 2035. Sectors such as IT, finance, healthcare, education, manufacturing and logistics are already using AI to enhance efficiency. कई ऐसे सेक्टर हैं जो यूज कर तो रहे हैं, लेकिन इसका हमें पता है। जैसे लॉजिस्टिक सेक्टर, जैसे आप जब कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो, ट्रांसपोर्ट जो सेक्टर है, ये AI को बहुत, कई तरह के सॉफ्टवेयर बन चुके हैं जो लगते तो इतने यूजर फ्रेंडली हैं कि आप इसे बड़े आराम से यूज करते हैं, आपको लगता है पुराना सॉफ्टवेयर ही है, बट ये सॉफ्टवेयर डेटा को एनालाइज कर रहा है on the basis of AI. However, automation also threaten millions of low skill job in areas like customer support, assembly and data entry. तो कुछ ऐसे सेक्टर हैं, क्योंकि चैलेंजेस की बात मैंने पहले ही कही, तो चैलेंजेस भी आपको बताना होगा। तो इस ऑटोमेशन से जो लो स्किल जॉब है, जिनमें बहुत ज्यादा स्किल, मतलब क्या, यहां मैं लो स्किल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो हाई स्किल जॉब है उन्हें फिलहाल कोई खतरा नहीं। दूसरा, जो लो स्किल जॉब है उनमें रीस्किलिंग की बात होती है। अगर आपके पास स्किल कम है, आप रीस्किल करोगे तो आप एआई के ट्रैप से बाहर आ जाओगे। तो कस्टमर सपोर्ट, असेंबली लाइंस, मतलब जो आपका जिसको हम कह सकते हैं असेंबली लाइन, जैसे मैंने स्कारा की बात की थी, और डेटा एंट्री, इन सबको एआई ज्यादा एफिशिएंटली कर सकता है। दस एआई इज नॉट मेरली चैलेंजिंग, हाउएवर इट इज रीडिफाइनिंग who gets to work. So AI का एम्प्लॉयमेंट पे कंट्रीब्यूशन ये है कि ये केवल इस बात को प्रदर्शित नहीं कर रहा, कंट्रोल नहीं कर रहा कि कौन काम करेगा, ये ऐसे भी काम कर रहा है कैसे काम होगा, कौन किसको काम मिलने वाला है। जिसके पास एआई का स्किल होगा उसको काम मिलने वाला है, जिसके पास एआई का स्किल नहीं होगा शायद वो अगर रिस्किल ना करे तो काम से बाहर चल जाएगा। तो यहाँ पे रीस्किलिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कुछ डेटा भी मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार इन तरह के जब मैं डाटा, ये OECD का डेटा है, सो ऑब्वियसली डेटा की वैलिडिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक बार आप इसको देख लेंगे, सेक्टर कौन कौन से प्रभावित है हम इसे आगे चल के देखते हैं। तो अब जिस सेक्टर की मैंने बात की थी इससे पहले, पॉइंट वाइज सारे सेक्टर को मैंने लिखा है। सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है इसको स्ट्रक्चर में तो मैंने बताया था, थोड़ा डिटेल में जाते हैं। एआई पावर्ड रोबोट्स एंड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम आर रिप्लेसिंग रिपीटेटिव ह्यूमन लेबर इन ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग में अभी दो ऐसे सेक्टर हैं जिनमें दिख रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर, इन दोनों में एआई का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, स्पेशली जो एआई पावर्ड रोबोट्स है उसका यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्रीकल्चर में प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग क्या होता है ये मैंने बताया हुआ है, मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले सेक्शन में लेक्चर दिया था, ऐसे में डिटेल करके बताया था कि जो नई फार्मिंग टेक्निक्स आ रही है उनमें कौन कौन सी टेक्निक्स है। इसमें प्रिसीजन फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार जाके देखोगे। प्रिसीजन फार्मिंग, इसमें एआई का यूज होता है। वेदर प्रेडिक्शन, AI based pest detection are improving yield but may marginalize small farmer unable to afford such technology. अब यहाँ पे डिजिटल डिवाइड की बात आ रही है, AI डिवाइड की बात आ रही है। एग्रीकल्चर में AI यूज तो कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसे फार्मर जो छोटे फार्मर है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, जिनको टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है,
वो ना ही प्रिसीजन फार्मिंग कर पाएंगे, ना ही वेदर प्रिडिक्शन को एआई की मदद से और एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाएंगे, और ना ही एआई बेस्ड पेस्ट डिटेक्शन को यूज कर पाएंगे। तो एक डिजिटल डिवाइड यहां दिख रहा है, लेकिन हाँ, अभी हम सेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम इसे बहुत ज्यादा फोकस यहां नहीं करेंगे। फिर हेल्थ केयर की बात करते हैं। एआई डायग्नोस्टिक टूल, टेलीमेडिसिन, रोबोटिक सर्जरी enhance care quality but require new skill in data handling and ethical decision making। एजुकेशन की बात करें तो अडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म, वर्चुअल ट्यूटर may introduce traditional teaching roles but expand content development and edtech opportunities। तो अगेन edtech opportunities, कई सारे नए edtech स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं। जो कंटेंट फॉर्मेशन है आज के समय में एआई की मदद से बहुत बेहतर हो जा रहा है। तो ये एजुकेशन सेक्टर में भी, अब देखो एजुकेशन सेक्टर की बात मैंने स्ट्रक्चर में नहीं की थी, लेकिन जब ऐसे मैं लिख रहा था तो उस समय मुझे एजुकेशन सेक्टर के बारे में, चूंकि मैं खुद अभी एजुकेशन सेक्टर के थ्रू देख रहा हूं, तो एजुकेशन में एआई की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। स्पेशली जो वीआर वर्चुअल ट्यूटर्स है, वीआर जो है वर्चुअल रियलिटी के थ्रू, हम अभी जैसे अगर आप तारामंडल पटना में गए प्लानिटेरियम में, तो वहां पे वर्चुअल रियलिटी के थ्रू आपको एक्सपीरियंस किया जाता है मार्स लैंडिंग के बारे में, कि भैया आप मार्स जाओगे तो आप क्या फेस करोगे। ठीक वैसे ही आप वर्चुअल रियलिटी के थ्रू टीचिंग और लर्निंग भी कर सकते हो। फाइनेंस और बैंकिंग में तो ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। चैटबोट्स, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम, एल्गोरिदम ट्रेडिंग हैव इंक्रीज एफिशिएंसी बट रिड्यूस क्लर्कियल एम्प्लॉयमेंट। ये एफिशिएंसी को बढ़ाता है और जो क्लर्कियल एम्प्लॉयमेंट है उसको कम करता है। स्पेशली जो एल्गोरिदम ट्रेडिंग है, शेयर मार्केट में एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग बहुत ज्यादा अभी वोग में है और ये बहुत पॉजिटिव इफेक्ट दिखा रही है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन इज रीसेपिंग मोबिलिटी, स्पेशली डिलीवरी एंड ट्रैकिंग सेक्टर। तो आप देख रहे हो कि ये सारे सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, फाइनेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये 5-6 ऐसे सेक्टर हैं ना। इनको ध्यान रखना, ये सनराइज सेक्टर्स हैं एआई के सिनेरियो में। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसको नहीं छूने वाला। हर सेक्टर को, जो ट्रेडिशनल है, वेरी ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं, उन्हें भी टच करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रिलीजन है उसे भी टच करेगा, बिल्कुल। लेकिन अभी समय है, अभी ये 5-6 ऐसे सेक्टर हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी बिल्कुल अपने शुरुआत में, अभी अपने बचपने में है, अभी बिल्कुल वो लुढ़क रहा है और अपने लुढ़कने के क्रम में इन सेक्टर को टच किया। दैट्स व्हाई आई मेंशन दैट, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ये जो ऐसे है, ना केवल आपको ऐसे पर्सपेक्टिव से, लेकिन अगर एक क्वेश्चन आपका जीएस में भी आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में, तो ये क्वेश्चन भी आप डाल सकते हो ना। चैलेंजेस क्या है, ध्यान रखना। चैलेंजेस के बारे में भी 3-4 पॉइंट मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था। देखो, जॉब डिस्प्लेसमेंट की मैंने बात की थी, स्किल मिसमैच की बात की थी, डिजिटल डिवाइड की बात की थी, इथिकल डायलेमा की बात की थी, इनफॉर्मल सेक्टर की बात की थी। भैया जो पॉइंट मैंने स्ट्रक्चर में बताया था उसी को डिटेल में यहां पे मैं डाल रहा हूं। जॉब डिस्प्लेसमेंट क्या, लो स्किल और रूटीन जॉब जो होंगे, क्लर्कियल जॉब जो होंगे, ये वनरेबल है और बहुत आसानी से ऑटोमेशन इनका हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये काम एक क्लर्क से बहुत बेहतर कर सकता है। और 2023 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आप पूरा भी लिख सकते हो, एग्जाम में कोशिश करोगे पूरा लिखने का। WEF रिपोर्ट सजेस्ट दैट नियरली 30% ऑफ इंडियन जॉब कुड अफेक्ट बाय एआई बाय 2030। 2030 तक 30%, अब याद रखना आसान है, 2030 तक 30% भारतीय जॉब, और 2030 बहुत दूर नहीं है, बस अभी से 5 साल, 30% भारतीय जॉब एआई से प्रभावित होंगे। स्किल मिसमैच की, इनफैक्ट कई ऐसे सेक्टर हैं जहां पे अब इस तरह के जॉब्स को की भर्ती ही नहीं निकलती है। अब जैसे क्लर्कियल जॉब्स जो देखेंगे, आप देखेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में भी धीरे धीरे जो एसएससी है या जो स्टेट लेवल है, या वैसे तो गवर्नमेंट का जॉब करने प्रोवाइड करने का और भी रीजन है, एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा रीजन है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे आप देखेंगे क्या कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब इन सेक्शन में कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द एआई। स्किल मिसमैच, इंडियाज एजुकेशन सिस्टम स्टिल एम्फसाइज रॉट लर्निंग, नॉट क्रिटिकल थिंकिंग और डिजिटल लिटरेसी। स्किल मिसमैच भी है, क्योंकि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है हमेशा रट्टा टोटा रटंथ की बात करता है। आप ऐसे तक रट जा रहे हैं, ऐसे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो यहां पे एक बहुत बड़ा गैप प्रोड्यूस होता है। और इसीलिए जो चैलेंज है कि भाई इस रॉट लर्निंग के एनवायरमेंट में क्रिटिकल थिंकिंग, एआई आपको क्रिटिकली सोचने के लिए मजबूर करता है, और अगर आप नहीं सोच पाएंगे क्रिटिकली तो आप एआई की दौड़ में कहीं पीछे रह जाएंगे। डिजिटल डिवाइड, रूरल इंडिया लैक्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई एडॉप्टेशन रिमेन अर्बन सेंट्रिक। अभी भी जो चैलेंज है कि एआई ज्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
अर्बन एरिया में है, अभी भी रूरल एरिया में एआई के बारे में लोग कई बार बात भी नहीं करते, जानते भी नहीं है। इंफॉर्मेशन सेक्टर वनरेबिलिटी है, इनफॉर्मल सेक्टर में वनरेबिलिटी है। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन वर्कर जो है उनको जॉब सिक्योरिटी है नहीं, और जब चूंकि जॉब सिक्योरिटी नहीं है, एक फॉर्मल जॉब नहीं है, तो रीस्किल नहीं कर पाएंगे। उनके पास मैनुअल लेबर ही है प्रोवाइड करने के लिए, और वो मैनुअल लेबर एआई बेसिकली, या फिर उनका जो मेंटल लेबर है वो एआई उनको रिप्लेस कर देगा। और जब एआई रिप्लेस कर देगा तो उनके पास रीस्किलिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी। ये भी एक बड़ा चैलेंज है। इथिकल डायलेमा, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा, एल्गोरिथमिक बायसेस है, प्राइवेसी वायलेशंस है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, जो कि सोशल ट्रस्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लेकर के आता है। तो एआई के कई तरह के एथिकल डायलेमा भी हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया, चैलेंजेस के साथ आपको अपॉर्चुनिटीज भी बतानी है। और इसलिए देखो, मैंने यहाँ पे इन सारी बातों को करने के बाद अब हम आए और जो पॉजिटिव टोन है इस पूरे एसे का वो सेट कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, एसे को पॉजिटिव टोन के साथ ही जाना है। अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड बाय एआई डिस्पाइट फियर, डर के बावजूद एआई इज अ नेट जॉब ट्रांसफॉर्मर रादर देन अ मी जॉब डिस्ट्रॉयर। इट इज अ ट्रांसफॉर्मर। एआई जॉब को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा। ये एक अंडरलाइनिंग स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है। न्यू जॉब रोल्स जैसे डेटा साइंटिस्ट, एआई ट्रेनी, रोबोट प्रोसेस मैनेजर, एआई एथिकल्स आर इमर्जिंग। सो कई नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं जो एआई को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। चाहे एआई का कैसा प्रोसेस होगा उसे मैनेज करें, एआई के अंदर जो इथिकल एस्पेक्ट्स है उसे कैसे डाला जाए इसको मैनेज करें। इनफैक्ट प्रोडक्टिविटी गेन्स बहुत ज्यादा होंगी। कंपनीज यूजिंग एआई अचीव हायर आउटपुट विथ लोअर कॉस्ट। तो वैसी कंपनीज जो एआई यूज कर रही हैं वो हायर आउटपुट निकाल पा रही हैं और वो बेहतर कर पा रही है। साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो एआई स्मॉल स्टार्टअप को, बिकॉज एआई बहुत चीप है, रिलेटिवली बहुत चीप है, आपको बहुत ज्यादा लोगों को हायर नहीं करना होगा, तो जो छोटे स्टार्टअप्स है उन्हें मदद करता है। पर्टिकुलरली फिनटेक, एडटेक एंड एग्रीटेक। तीन ध्यान रखना, फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज कंपनी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज कंपनी एंड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज कंपनी। इन तीनों को ये मदद करता है। ये तीनों कीवर्ड हैं, याद रखोगे। पब्लिक सर्विस में भी, चूंकि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे आपको जरूर रखना है। एआई इन गवर्नेंस सच एज भाषिनी। भाषिनी के बारे में मैंने एक शॉर्ट्स भी बताया, इस चैनल पे अवेलेबल है। मैंने बताया कि एक ऐसा एआई है जो लोगों को कम्युनिकेट करने में, भारत के अलग अलग भाषाओं में कम्युनिकेट करने में मदद करता। अ लैंग्वेज ट्रांसलेशन एंड प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग एंड एफिशिएंसी। तो ये दो एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी है, मैंने एग्जाम्पल्स यहां पे डाले हैं। इंक्लूसिविटी पोटेंशियल भी एआई का बहुत ज्यादा है। एआई बेस्ड असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर डिफरेंटली एबल्ड कैन क्रिएट इंक्लूसिव वर्कप्लेस एनवायरनमेंट। जैसे आप ट्रेन में जाते हो तो हम एआई बेस्ड इंटरेक्शंस रख सकते हैं। जो एडवांस ट्रेन, स्पेशली अगर हम बात करें जैसे वंदे भारत जैसी ट्रेन है, इनमें एआई बेस्ड इंटरेक्शन अगर रखा जाए तो वैसे लोग जो डिफरेंटली एबल्ड है उन्हें मदद की जा सकती है। तो ये भी एआई का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव जोन है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव कौन कौन सी है, मैंने बात करी थी 3-4 गवर्नमेंट इनिशिएटिव, उसी को यहाँ पे डिटेल में डाला है। इंडियन गवर्नमेंट हैव टेकन प्रोएक्टिव स्टैंड टुवर्ड इंटीग्रेटिंग एआई। नीति आयोग एआई फॉर ऑल स्ट्रैटेजी 2018 में ही इन्होंने लाया था। क्या था? फोकसेस ऑन हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्मार्ट सिटी एंड स्मार्ट मोबिलिटी। याद रखना, ये पांचों क्षेत्र याद रखना। एआई फॉर ऑल कब आया था? 2018 में। ये लाइन अगर लिख दिया आपने ऐसे में, आपके ऐसे की क्वालिटी, आपके ऐसे का कंटेंट अपने आप ही इनरिच हो जाता है। फिर नेशनल प्रोग्रामिंग ऑन एआई टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेटा इथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट। स्किल इंडिया मिशन और पीएम कौशल विकास योजना, जिसमें स्किल की बात करें, कौशल का मतलब स्किल होता है, emphasizing डिजिटल लिटरेसी एंड रीस्किलिंग। इसने पीएम कौशल विकास योजना में डिजिटल लिटरेसी और रीस्किलिंग, जिनके पास पहले कोई स्किल है उसको और बेहतर कैसे किया जाए इसकी बात करता है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की बात करें तो एक्सपैंडिंग ब्रॉडबैंड, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म। इनफैक्ट गांवों को कनेक्ट करना, डिजिटल पंचायत बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे एक टर्म छूट रखा है, डिजिटल पंचायत, ये आप जरूर यहाँ पे ऐड कर दोगे, आप लोग अपने नोट्स में से डाल दोगे। इंडिया एआई मिशन 2024, a recent initiative to promote indigenous AI models and innovation ecosystem. So India AI Mission 2024 का है, जिसमें कहा गया है कि जो भारतीय
हम भारत के द्वारा जो बनाए हुए एआई जो मॉडल्स हैं, चाहे वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं जैसे चैट जीपीटी है, इस तरह के मॉडल्स हैं जो भारतीय हैं, जो भारतीय सिनारियो को, भारतीय लैंग्वेज को प्रमोट करते हो, उसे यूज करने में या उसे उसके तरफ फोकस होना चाहिए. हाउएवर implementation remains patchy, especially in rural skill development and MSME adaptation of AI. So लेकिन इस बात को रिकॉग्नाइज करना है कि अभी बहुत स्मूथ इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ. इट इज पैची. पैची का मतलब कुछ क्षेत्र में बेहतर इंप्लीमेंटेशन हुआ, पैच. एक एरिया में बेहतर इंप्लीमेंटेशन हुआ, एक में नहीं हुआ. दूसरे में बेहतर इंप्लीमेंटेशन हुआ, तीसरे में नहीं हुआ. इसी है हम पैची कहते हैं. तो ये पैची जो है इंप्लीमेंटेशन रहा है. वैसे हम लोगों ने इसके ऊपर काफी मेहनत करना शुरू कर दी है. ग्लोबल एक्सपीरियंस क्या है और लेसन्स क्या. कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, साउथ कोरिया हैव इंटीग्रेटेड एआई विद एजुकेशन एंड रीस्किलिंग सिस्टम. एग्जांपल्स बहुत जरूरी है. फॉर एग्जांपल चाइना न्यू जनरेशन एआई प्लान 2017 में, हम लोगों ने 18 में लाया था, और ये न्यू जनरेशन मतलब जो पुराना एआई के ऊपर काम है वो कर चुके हैं और एआई का नेक्स्ट शिफ्ट लेकर के आए हैं. एम्फसाइज एआई एजुकेशन फ्रॉम स्कूल लेवल. तो हर बेसिक, जैसे स्कूल में हम लोग के तरफ मोरल साइंस की क्लासेस होती है, वैसे एआई की एक क्लास सारे बच्चों को दी जाएगी. जर्मनी इंडस्ट्री 4.0 इनिशिएटिव कपल्स ऑटोमेशन विद सोशल सिक्योरिटी फॉर डिस्प्लेस्ड वर्कर्स. सो जर्मनी में वैसे लोग जो किसी कारण से अपस्किल नहीं हो रहे हैं, उन्हें एआई से सिक्योरिटी मिले ताकि समाज में एआई को लेकर के एक पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट हो. इंडिया मस्ट लर्न टू कंबाइन टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस विद सोशल प्रोटेक्शन, इंश्योरिंग एआई becomes a bridge not a barrier. very very important line. जर्मनी का एग्जांपल जरूर दोगे इस बात का, बिकॉज ये जो डर है ये पूरी तरह निगेट करता कि भाई एआई जॉब रिप्लेस कर देगा. जर्मनी ने बोला कि नहीं, जिन लोगों को इन्हांसमेंट की ताकत है, अपॉर्चुनिटी है, हम उन्हें इन्हांस करेंगे. वैसे लोग जो अपने जॉब कैरियर में बिल्कुल अंत में है, वो इन्हांस नहीं कर पाते किसी कारणवश, उन्हें हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, उन्हें सोशल प्रोटेक्शन मिलने वाला है. ठीक है. अब हम आते हैं लास्ट सेक्शन में जहां हम एथिक्स और सोशल डायमेंशन की बात करते हैं. एआई का कई तरह के एथिकल क्वेश्चन है. पहला एथिकल क्वेश्चन है प्राइवेसी कंसर्न. मास सर्विलेंस कर सकता है फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू विदाउट कंसेंट. आप ट्रेन पे जा रहे हो, आप प्लेन पे जा रहे हो, आप सड़क पे हो और आपके कैमरा के थ्रू आपका सर्विलेंस किया जा सकता है विद द यूज ऑफ एआई. आप लोगों ने हॉलीवुड मूवीज में ऐसा देखा होगा. एल्गोरिथमिक बायसेस भी है. जब भी एआई में डेटा फीड करते हैं, अगर वो डेटा ही गलत डाल रखा है तो एआई भी खास तरह से बिहेव करेगा. डिस्क्रिमिनेशन इन हायरिंग, लोन अप्रूवल ड्यू टू बायसेस डेटा शीट. सो लोन अप्रूवल और जो प्रोसेसेस हैं, बैंकिंग के प्रोसेस, फाइनेंस के प्रोसेस, उसमें एआई कुछ गड़बड़ी कर सकता है अगर डेटा सही से एंट्री नहीं हो तो. ह्यूमन डिग्निटी भी, रिप्लेसिंग एम्पैथी ड्रिवन रोल्स विद मशीन, रिस्क डिह्यूमनाइजेशन. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम इंसान जब कोई फैसला लेते हैं तो उसमें इंसानियत को जिंदा रखते हैं और एआई इंसान नहीं है, तो ये डिह्यूमनाइज हो जाएगा पूरा प्रोसेस. तो एआई के ऊपर इंसानों को बैठना, डिसीजन मेकिंग करना बहुत जरूरी है. एआई के हाथ में पूरी ताकत ना दे दी जाए. इंश्योर करें कि जो रियल ताकत है वो हमारे हाथ में रहे. ये काफी इंपॉर्टेंट है. thus एआई मस्ट बी गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी and fairness, and that can be ensured through human intervention at the right spot. वे फॉरवर्ड क्या है, इंडिया का पाथवे क्या है, 5 पिलर. ये 5 पिलर भी है, मैं खुद नहीं बोल रहा. भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने डिजिटल मिशन में ये 5 पिलर की बात की है, वही बात मैंने डायरेक्टली लिख दी है. सो रीस्किलिंग रिवॉल्यूशन, फोकस ऑन स्टेम, ह्यूमैनिटीज, इंट्रोडक्शन टू एआई लिटरेसी एंड ऑल एजुकेशन लेवल. भाई ये होना चाहिए. सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस रहे, मैथमेटिक्स के ऊपर फोकस रहे, साथ ही साथ जो एआई लिटरेसी है वो हर लेवल पे होनी चाहिए, स्कूल लेवल पे होनी चाहिए, जैसा चाइना में हो रहा है. चाइना, जर्मनी, ये 2 एग्जांपल याद रखो. इंक्लूसिव ग्रोथ, प्रमोट एआई टूल टेलर्ड फॉर स्मॉल फार्मर, लोकल आर्टिसन एंड एमएसएमई. पॉलिसी फ्रेमवर्क, लीगल सेफगार्ड्स ऑन डेटा, एल्गोरिथमिक एथिक्स एंड सोशल सिक्योरिटी. नेक्स्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कोलैबोरेशन गवर्नमेंट, एकेडमिक्स और इंडस्ट्री के बीच में होना चाहिए ताकि हम एआई को और बेहतर से, सरकार भी एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे एआई को कंट्रोल कर सकती है, एआई का कैसे बैलेंस अप्रोच या जिसको हम कह सकते हैं सोशल वेलफेयर अप्रोच की तरफ एआई बढ़ सकता है, इसको गवर्नमेंट से इंश्योर करेगी. एकेडमी क्या इंश्योर करेगी कि कैसे इसे और भी ज्यादा इंटेलिजेंट और एथिकल बनाया जाए, और इंडस्ट्रीज इंश्योर करेगी कि कैसे ये इफिशिएंटली काम करे. ह्यूमन सेंट्रिक एआई बहुत इंपॉर्टेंट है. यूज ऑफ एआई टू ऑगमेंट नॉट रिप्लेस ह्यूमन कैपेबिलिटी. तो अगर हम एआई की बात करें तो
एम्प्लॉयमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एआई इज नाइदर अ विलन नॉर अ सेवियर, इट इज अ टूल। और उस टूल को कैसे आप यूज कर सकते हैं, ये एक ऐसा टूल है जिसका आप बेहतर प्रयोग भी कर सकते हैं और गलत प्रयोग भी कर सकते हैं। बेहतर प्रयोग इस बात पर निर्भर करता है कि हम एआई को लेकर के कितने जागरूक है। कंक्लूजन में आपको यही बात दिखेगी, इट इज अ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन इंटेंट। हम कैसा सोच रहे हैं, इंसान समाज कैसा सोच रहा है, इसका ही रिफ्लेक्शन एआई है। इन इंडिया द फ्यूचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल डिपेंड नॉट ऑन हाउ फास्ट एआई ग्रोस बट ऑन हाउ वाइजली वी अडेप्ट। एआई का ग्रोथ तो चल रहा है, लेकिन हम भारतीय कैसे इस एआई को लेकर के अडेप्टेशन लेकर के आते, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इफ गाइडेड वेल, एआई कैन लिबरेट ह्यूमन फ्रॉम ड्रजरी, अनलीसिंग क्रिएटिविटी, ब्रिजिंग डेवलपमेंट डिवाइड्स। सो जो मोनोटोनस काम है, वैसे काम जो बिल्कुल नीरस है, उनसे हमें फ्री कर देगा, क्लर्कियल जॉब से बाहर कर देगा, और हम ज्यादा क्रिएटिव काम कर सकेंगे जो कि डेवलपमेंट को मदद करेगा। इफ मिसमैनेज्ड इट कुड डीपन इनइक्वालिटी एंड डिस्प्लेस मिलियंस। और अगर इसका प्रयोग सही से ना हो, अगर ये परवेसिव ना हो, तो कुछ लोगों के पास एआई की ताकत होगी जिससे वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, स्पेशली इंडस्ट्रीज। और अगेन जो हैव्स एंड हैव्स नॉट है, रिच और पुअर के बीच का डिवाइड बहुत ज्यादा हो जाएगा। हेंस द चैलेंज बिफोर इंडिया इज टू इंश्योर दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिकम अ टूल फॉर ह्यूमन एडवांसमेंट, नॉट ह्यूमन रिडेंसी। सो हमें ह्यूमन रिडेंसी को, ह्यूमन के जो स्किल है उसको बाहर करने का ये टूल ना बने, इनफैक्ट ये टूल बने ह्यूमन एडवांसमेंट का। और लास्ट में, शुरुआत हमने कोटेशन से की थी, लास्ट भी हम कोटेशन से कर रहे हैं, मशीन विल डू द वर्क बट ह्यूमैनिटी मस्ट प्रोवाइड द पर्पस। तो काम हमें मशीन से निकालना है, लेकिन वो काम किस कारण से हो रहा है, उसका पर्पस हमें प्रोवाइड करना, ह्यूमैनिटी को प्रोवाइड करना है। स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा ऐसे कंप्लीट ऐसे रहा। इनफैक्ट इस ऐसे को जिस तरह से मैंने बताया, मैं चाहूंगा कि इसको पढ़ करके, समझ करके एक दो बार आप इसे रिवाइज करें, और रिवाइज करने के बाद आप डिटेल में, थोड़ा लंबा लेक्चर चला गया बिकॉज अभी शुरुआती लेक्चर्स जो भी होंगे, याद रखना ऐसे के थोड़े लंबे होंगे। धीरे धीरे जब आपको सारा डायरेक्शन, सारा डायरेक्टिव समझ में आ जाएगा, तो हम ऐसे को बहुत शॉर्ट कर 15 से 20 मिनट में हम लोग एक ऐसे को कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत में चूंकि कई तरह की बातें मुझे बतानी होती है, तो थोड़ा समय लग जाता है। अब ध्यान रखना है कि ये है रीडअप, और इस रीडअप को मैं आप लोगों के लिए छोड़ रखा हूं। मैं चाहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फ्यूचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर देखो, यहां पे मैंने एक अलग तरीके से ये आर्टिकल लिखा है, और पूरा डिटेल किस तरीके से ये पूरा का पूरा कंटेंट होना चाहिए, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और मैं चाहूंगा कि इसे एक बार पढ़ लोगे। दिस इज अ रीडअप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया। और इस पर्टिकुलर रीडअप के बाद आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कोई सवाल नहीं रहेगा। तो ये हमारा एफर्ट था साइंस बेस्ड ऐसे को देखने का। आपको ये एफर्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू वांट एनी ऐसे ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, आप मुझे मैसेज करें। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अभिषेक अभय टेलीग्राम चैनल पे। हम अब रेगुलर भी से लेकर के दीपावली और छठ तक हम लोग लगातार ऐसे की तैयारी करते रहेंगे। स्पेशली हमारा फोकस रहेगा साइंस बेस्ड ऐसे पे, और जो डिफरेंट टीचर है जैसे कुणाल सर है और आनंद सर है, वो अदर एक्सपेक्ट ऑफ ऐसे भी टच करेंगे। सो अब हम लोग अपने प्रिपरेशन मोड में आगे आते हैं। इसी के साथ आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।